बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। बहुत सारे स्टेटमेंट हैं। एक तो इमरान खान साहब का अपना स्टेटमेंट है जो अब आ गया है तफसील के साथ। आर्मी चीफ के फील्ड मार्शल बनने पर भी इमरान खान साहब का रद्द-ए-अमल आ गया है। मीर अली में जो ड्रोन हमला हुआ था उसके ऊपर ISPR का मौक़िफ़ भी आ गया है और उसके अलावा एक बड़ा खौफनाक अटैक हुआ पाकिस्तान में, वो आपको बताऊंगा। इमरान खान साहब के केसेस कहाँ पहुँच रहे हैं, किस तरह उनकी क़यादत जो है वो अभी इकट्ठी होना शुरू हो गई और अदालत में क्या होने जा रहा है। चर्च के ऊपर लड़ाई हो गई एम वली खान की और जो DG साहब हैं, चेयरमैन साहब हैं PTA के, इन दोनों के बीच में लड़ाई हुई है। मैं आपको बताता हूँ सारा कुछ, लेकिन सबसे पहले इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है और ये वाक़या हुआ खुजदार के इलाके में। बलूचिस्तान का शहर है खुजदार, ये बड़ा पुराना शहर है, बड़ा तारीखी नौयत का शहर है। मैं यहाँ पे गया भी हूँ। तो खुजदार में बच्चों को स्कूल ले जाने वाली एक बस पर खुदकुश हमला हुआ। इस हमले के नतीजे में 3 बच्चों समेत 5 अफराद शहीद हुए और 38 शदीद जख्मी हुए। अब बस के अंदर बच्चे थे और ये बच्चों की गाड़ी पे जानबूझकर अटैक किया गया है। ये बिल्कुल उसी नौयत का अटैक है जैसे APS के बच्चों पे 2014 में अटैक किया गया था। आज 2025 में जो अमन के दुश्मन है, जो तालीम के दुश्मन है, उन्होंने एक बच्चों की बस के ऊपर अटैक किया है। 38 जख्मी हैं, जिनमें से कुछ की हालत तशवीशनाक है। जबकि वजीर आला जो हैं बलूचिस्तान के, उनका यह कहना है कि 4 बच्चे शहीद हो गए हैं और 2 दीगर अफराद शहीद हो गए हैं और अब तक की इतला के मुताबिक 6 शहादतें हो चुकी हैं और कुछ लोगों की जान अभी भी खतरे में है। ये हमला किया गया और ये इंतहाई खौफनाक इंसिडेंट था। इसके मनाजिर बड़े खौफनाक थे। जिस तरीके से क़यामत सुगरा का वहाँ मंजर था, छोटे बच्चे हैं वो स्कूल जा रहे हैं, उनके ऊपर ये अटैक हो गया। एनी शाहिदीन ने बताया कि धमाके की शिद्दत इतनी ज़्यादा थी कि बस मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई और कई जख्मी बच्चे सड़क पर जा गिरे, यानी बाहर जाकर वो बच्चे गिरे हैं। इतना खौफनाक ये धमाका हुआ है और धमाके की जो नौयत है वो बताई जा रही है कि ये खुदकुश धमाका था और दहशतगर्दों की जानिब से जानबूझकर बस को निशाना बनाया गया है। इसमें जो पहला रद्द-ए-अमल आया सिक्योरिटी ज़राए की जानिब से, तो उन्होंने बताया कि ये भारत ने किया है और ये 3 तालिबात जो है वो शदीद ज़ख्मी भी हुई हैं। इसमें मैदान जंग में बुरी तरह नाकाम होने के बाद भारत ने पाकिस्तान के अंदर बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ शुरू की हैं और बच्चों के ऊपर ये हमला किया गया है और इस हमले को भारत के साथ जोड़ा पाकिस्तान के सिक्योरिटी ज़राए ने। यही बात जो है वो बलूचिस्तान के वज़ीर आला ने भी की है। इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है। इंटेलिजेंस का एक फेलियर भी है कि भारत पाकिस्तान के अंदर ऐसी बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ कर रहा है और पाकिस्तान उसको रोक नहीं पा रहा। हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज को अपना पूरा फोकस इन मामलात की तरफ रखना पड़ेगा। जैसे पाकिस्तान एयरफोर्स ने भारत को बदतरीन शिकस्त दी, उसे धूल चटाई, ऐसे ही पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज को अपनी सारा फोकस जो है वो इन मामलात की तरफ लाकर भारत को इस मैदान में भी धूल चटानी होगी और पाकिस्तानी शहरियों की हिफाजत को यकीनी बनाना होगा। क्योंकि एक और चीज जो है वो मीर अली का जो वाकया आया था जहां पे ड्रोन अटैक हुआ था, उसके ऊपर भी ISPR का एक मौक़िफ़ आया है। इससे पहले कि मैं आपको ये बताऊं कि पाकिस्तान के अंदर बाकी पॉलिटिक्स में क्या चल रहा है, ये जो अफसोसनाक वाकया हुआ था जिसको ड्रोन हमला बताया गया, तो उन्होंने जो ISPR ने इस पर स्टेटमेंट दिया, उन्होंने कहा कि सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ बेबुनियाद और गुमराहकुन इल्ज़ामात गर्दिश कर रहे हैं जो कि एक मुनज़्ज़म और गुमराहकुन मुहिम का हिस्सा है। 19 मई को शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके मीर अली में पेश आने वाले अफसोसनाक वाक़े के नतीजे में शहरी जानों का ज़िया हुआ, जिसमें बच्चे भी शहीद हो गए थे। और फिर उन्होंने कहा कि सिक्योरिटी फोर्स के खिलाफ बेबुनियाद प्रोपेगेंडा किया गया, इल्ज़ामात लगाए गए, इल्ज़ामात बेबुनियाद हैं। दहशतगर्दी की जारी कार्रवाइयों में मसरूफ सिक्योरिटी फोर्सेस की कुर्बानियों को बदनाम किया जा रहा है और साथ ही उन्होंने कहा कि हमने इसके ऊपर जामे तहकीकात का आगाज कर दिया है कि यह हमला कैसे हुआ, किसने किया और क्यों किया। इसकी इब्तदाई रिपोर्ट वो ये कहते हैं उसमें वाज़ेह हुआ है कि यह बुज़दिलाना और इंसानियत सोज कार्रवाई भारतीय सरपरस्ती में काम करने वाली फितनतुल खवारिज की जानिब से की गई है। यानी मकामी लोग और जो सहाफ़ी हैं उन्होंने ये क्लेम किया था कि ये एक ड्रोन हमला था, लेकिन यही ड्रोन हमला अब ISPR ने ये कहा है कि ये पाकिस्तानी फोर्सेस ने नहीं किया, बल्कि ये दहशतगर्दों की तरफ से एक ड्रोन अटैक था। ड्रोन का लफ्ज़ तो उन्होंने इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन उन्होंने कहा कि दहशतगर्दों की तरफ से एक हमला था। मकामी लोगों ने क्योंकि ड्रोन देखा है और ड्रोन की कार्रवाई देखी है, तो वो उस बात के ऊपर डटे हुए कि जनाब यहाँ ड्रोन के साथ अटैक हुआ था। वहां लोगों से पूछेंगे तो आपको ये बताएंगे। लेकिन ISPR का ये कहना है कि ये ड्रोन हमला, उन्होंने ये इनकार नहीं किया कि ये ड्रोन हमला था या क्या था, लेकिन उन्होंने कहा कि ये कार्रवाई भारत की ईमा पर दहशतगर्दों ने की है। तो कुल मिलाकर नाजरीन, पिछले 2 दिनों में भारतीय दहशतगर्दों ने पाकिस्तान में
जो है वो बच्चों को शहीद किया है और 7 से 8 बच्चे, यानी अभी 4 की इतला आ रही है बलूचिस्तान से और 4 की ही मुबैना तौर पे इतला आई थी खैबर पख्तूनख्वा के इलाके वज़ीरिस्तान मीर अली से। तो ये 8 बच्चे 2 दिन में भारत ने पाकिस्तान में शहीद कर दिए बकौल पाकिस्तान की इंटेलिजेंस सोर्सेज के, बकौल पाकिस्तान की ISPR के। तो यहाँ एक या तो देखें, अगर तो ये ड्रोन हमला था तो इसकी अलग तरह तहकीकात होनी चाहिए, अगर पाकिस्तान की रियासत की जानिब से था तो अलग तरह तहकीकात होनी चाहिए, लेकिन अगर ये दहशतगर्दों ने किया है और भारत के कहने पर किया है तो फिर पाकिस्तान भारत के खिलाफ क्या कार्रवाई करेगा। मैं ये पाकिस्तानी फोर्सेस की बात कर रहा हूं, ISPR की बात कर रहा हूं, उनके बकौल ये अटैक भारत ने किए हैं। तो इसमें 2 चीजें हमारे लिए काबिल गौर हैं। नंबर 1, इन हमलों को रोकना कैसे है, भारत को फिर नकेल कैसे डालेंगे अगर वो बच्चों को कत्ल कर रहा है पाकिस्तान में, ये पाकिस्तान की फोर्सेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। दूसरा, इंटेलिजेंस का जो लगातार फेलियर हो रहा है, चाहे वो खुजदार में हो चाहे वो मीर अली वजीरिस्तान में हो, तो ये इंटेलिजेंस का भी एक फेलियर है कि दुश्मन जहां चाहता है जरब लगाता है और आपके बच्चों को शहीद कर देता है। तो वतन के एक एक बच्चे की हिफाजत करना भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस की। तो इस इंटेलिजेंस फेलियर के ऊपर भी पूरी नजर रखनी पड़ेगी पाकिस्तानी फोर्सेस को। देखें, मैं कह रहा हूं ना, क्योंकि एयरफोर्स सियासत में नहीं जाती, एयरफोर्स सियासत से कोई किरदार उनका नहीं है, तो आप देखिए उन्होंने कितना अच्छा परफॉर्म किया। क्योंकि पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी सियासत में जाती हैं, वो सियासत में रोल प्ले करते हैं, तो उनकी परफॉर्मेंस में फर्क आता है। बड़े बड़े इंसिडेंट दहशतगर्दी के पाकिस्तान में लगातार हो रहे हैं, जैसे जैसे एजेंसियां सियासत के अंदर मुदाखलत कर रही हैं। परवेज मुशर्रफ साहब ने अपने दौर में एजेंसियों का बेड़ा ही गर्क कर दिया था, सबको लगा दिया था सियासत के ऊपर। तो उसके बाद देखें ना दहशतगर्दी की वेव कैसे पाकिस्तान में आई, वो कंट्रोल करते 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 पीपल्स पार्टी का दौर आ गया, नवाज शरीफ का दौर आ गया, इमरान खान का दौर आ गया। वो जैसे ही तकरीबन कंट्रोल होने के करीब आई, सब अदवार ने मिलकर कंट्रोल किया, तो फिर जो एजेंसियां वो सियासत में आ गई। जैसे ही एजेंसियां दोबारा सियासत में आई, दहशतगर्दी फिर बढ़ना शुरू हो गई 2022 के बाद से लेकर अब तक। तो ये अपना असल काम की तरफ फोकस करना पड़ेगा, दूसरों के काम में मुदाखलत बंद करना पड़ेगा, तो ये अपना काम बहुत बेहतर अंदाज में कर सकेंगे। अब नाजरीन, इमरान खान साहब का जो मुकम्मल स्टेटमेंट आया वो मैं आपके सामने पहले रख देता हूं। इमरान खान साहब का जो स्टेटमेंट जो उनके एक्स अकाउंट से पोस्ट हुआ, उसमें वो ये कहते हैं कि तमाम पाकिस्तानियों को बहैसियत कौम चौकस और मुत्तहिद रहने की अशद जरूरत है। नरेंद्र मोदी पाकिस्तान पर हमले से अपनी अंदरूनी साख को बढ़ावा देना चाहता था, इसके मजमूम अज़ाइम नाकाम हो चुके हैं और वो जख्मी है और वो अपनी रसवाई के बाद मजीद हमाकत करेगा, जिसके लिए हमें बतौर कौम तैयार रहना चाहिए। इन हालात में मुल्क कौम को इत्तेहाद और यगानगत की ज़रूरत है। इस इत्तेहाद के लिए बहुत ज़रूरी है कि अवाम की आवाज़ को सुना जाए। मैंने हमेशा कहा है कि पाकिस्तान की खातिर आइन और कानून की बहाली, अदलिया की आज़ादी और जुल्म के खात्मे के लिए जिसके पास इख्तियार है, इससे बात करने के लिए तैयार हूं। मुझे अपने लिए किसी डील या आसाइश की ज़रूरत नहीं है। नून लीग कठपुतली हुकूमत से किसी भी किस्म की गुफ्तगू या मुज़ाकरात बेफायदा है। इस हुकूमत का झूठे इक़्तिदार से चिमटे रहने के सिवा कोई मकसद नहीं है। इनके इख्तियार में कुछ भी नहीं है। ये वो हुकूमत है जिसने पाकिस्तान की इखलाकी इक़दार और आईनी ढांचे को बिल्कुल तबाह करके रख दिया है। पाकिस्तान का जो तहजीबी और इखलाकी ढांचा थोड़ा बहुत कायम था, वो इन लोगों ने पिछले 2 साल में मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया है। चोर होना या डाकू होना इस वक्त इक़्तिदार की अलामत बन चुका है। आज के हालात ऐसे हैं कि अगर आप अमर बिल मारूफ पर यकीन रखते हैं, अगर आप नेकी और सच्चाई का रास्ता दिखलाते हैं, तो आप जुर्म के मुर्तकिब समझे जाते हैं। आज के पाकिस्तान में जिनको NRO मिलता है वही सबसे बड़े ओहदों पर विराजमान होते हैं। जो चोरों के साथ खड़े हैं उन्हें माफी मिल जाती है, लेकिन जो सच के साथ डटकर खड़े हैं वो जेल में डाले जाते हैं। जब अवाम 9 मई को जुल्म के खिलाफ सड़कों पर पुरअमन एहतजाज के लिए निकली तो उनके साथ क्या सलूक किया गया। डॉक्टर यास्मीन राशिद और अंदलीब अब्बास दोनों एक ही गाड़ी में सवार थी, लेकिन इनमें से एक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सच के खिलाफ मौक़िफ़ इख्तियार किया, वो आज बाहर है, और जो सच के साथ डटकर खड़ी रही वो आज भी जेल में है। शाह महमूद कुरैशी पर भी शदीद दबाव था कि वो साइफर केस में मेरे खिलाफ बयान दें, लेकिन जब उन्होंने सच का साथ दिया तो वो आज इस केस से बरी होने के बावजूद भी जेल में है। अगर वो झूठ के साथ होते तो आजाद घूम रहे होते। इलेक्शन की लूट पर खड़ी फार्म 47 हुकूमत के बुलंदोबांग खोखले दावों के बावजूद पाकिस्तान की मईशत डूब रही है। मुल्क में सरमायाकारी ना होने की बराबर है। नौजवानों के लिए नौकरियों का हुसूल नामुमकिन है। मईशत की बदहाली दरअसल मुल्क में आइन और कानून के निज़ाम की तबाही का नतीजा है। झूठ और फरेब पर मबनी ये निज़ाम
आजाद अदलिया का सामना नहीं कर सकता। 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन में अवाम के वोट को लूटने के बाद मुसलसल अदालती निजाम पर एक हमला जारी है। 26वीं आईनी तरमीम इसी हमले की एक कड़ी है, जिसे आजम तारड़ और एहसन भून ने नून लीग और एस्टेब्लिशमेंट की फैक्ट्री में मैन्युफैक्चर किया है। इसका मकसद था कि एक काजी फायज की जगह कई काजी फायज पैदा करो, हर कोर्ट में एक काजी फायज बैठाओ और पूरा इंसाफ का निजाम दफन कर दो। देखिए, काजी फायज जो है वो अब एक सिंबल बन गया अदालत के अंदर नाइंसाफी और जुल्म और जबर का। वो अदालत के अंदर नाइंसाफी का सिंबल बन गया काजी फायज ईसा। आज के बाद जब भी कोई जज गलत करेगा तो लोग कहेंगे ये तो काजी फायज बन रहा है। इमरान खान साहब ने भी यही बात की है। इक्तदार पर काबिज ना समझ लोग झूठे निजाम को बचाने के लिए मुल्क के हर इलाके में पाकिस्तानियों पर जुल्म कर रहे हैं। चादर और चार दीवारी को पामाल कर दिया गया है। सियासी मुखालिफिन बिलखसूस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों की अगवाकारी और उन पर तशद्दुद रोजमर्रा का मामूल बन चुका है। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु का कौल है, कुफर का निजाम चल सकता है मगर जुल्म का निजाम नहीं चल सकता। पाकिस्तान में राइज जुल्म, जबर और नाइंसाफी का निजाम भी इंशाअल्लाह ज्यादा देर नहीं चलेगा। मेरी बहनों ने मुझे कासिम और सलमान के पहले इंटरव्यू के मदरजात और इंटरव्यू की पाकिस्तानी अवाम की जानिब से बेहद पजीराई और पसंदीदगी के बारे में बताया, जिसे सुनकर बहुत खुशी हुई। मुल्क इस वक्त इंसानी हकूक मुकम्मल तौर पर मुअत्तल है। मेरे साथ जेल में गैर इंसानी सलूक मुसलसल जारी है। मेरे बच्चों से कई बार मेरी बात नहीं करवाई जाती, मेरी किताबें तक नहीं पहुंचने दी जाती और ना ही मेरे जाती मुआलिज तक मुझे रसाई दी जाती है। यह सब अदालती अहकामात और कवानीन की मुसलसल तौहीन है। मैं अपने पार्टी लीडर्स, खवातीन और वर्कर्स को खराज तहसीन पेश करता हूं जो इस वक्त भी कैदोबंद की सऊबतें बर्दाश्त कर रहे हैं। वो तमाम अफराद जो नाजायज फौजी अदालतों की वजह से जेल में हैं, वो बहादुरी का इस्तारा है। इमरान खान साहब ने अपने अहले खाना और वकला से मुलाकात में ये बातचीत की थी और ये अब सामने आ गया उनका स्टेटमेंट। लेकिन एक दो चीजें और हैं जो इमरान खान की बहन ने बताई, वो भी मैं आपके सामने रख देता हूं। एक तो उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब को ड्रोन हमलों के बारे में अब हमने बताया है और ड्रोन हमलों के बारे में इमरान खान साहब को जो है वो पहले आगाह नहीं किया गया था, ये भी बात क्लियर हो गई। उन्होंने कही तफसील से इमरान खान साहब को ब्रीफ किया गया ड्रोन हमलों के बारे में और साथ ही साथ उन्होंने ये कहा कि इमरान खान ने 2011 में आलमी सतह पे ड्रोन हमलों की मजम्मत की थी और पूरी दुनिया में आवाज उठाई थी। इमरान खान ये कहते हैं कि ड्रोन हमलों से दहशतगर्दी कम नहीं होगी बल्कि बढ़ेगी। इससे बच्चे और सिविलियन शहीद हो जाते हैं, हमने ये बताया उन्हें, और इससे दहशतगर्दी बढ़ती है। इमरान खान साहब का ये मौक़िफ़ है कि ड्रोन हमले पाकिस्तान में ना किए जाएं, खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत इकदाम करे। और साथ ही साथ उन्होंने ये कहा कि ड्रोन हमलों की मजम्मत की इमरान खान साहब ने। तो ये जनाब इमरान खान साहब का एक स्टेटमेंट है। दूसरा, इमरान खान साहब की जो बहन है उन्होंने बताया कि 3 महीने से अलकादर का जो केस है इमरान खान साहब का, वो अदालत उसको सुन नहीं रही और ये आधे घंटे की समाअत के बाद इमरान खान साहब आज ही रिहा हो सकते हैं अगर अलकादर केस की समाअत अदालत कर ले। इमरान खान साहब ने फील्ड मार्शल बनने पे अपना मौक़िफ़ भी दिया है कि जनरल आसिम मुनीर जो फील्ड मार्शल बने हैं उस पर इमरान खान साहब ने कहा है कि फील्ड मार्शल की जगह खुद को बादशाह बना लेते, क्योंकि जंगल के कानून में बादशाह बेहतर रहता है अगर खुद को बादशाह कहलवा लेते। ये अलीमा खान साहब ने बाहर आकर बताया कि इमरान खान साहब कहते हैं कि इससे अच्छा था कि अपने आप को बादशाह बना लेते, आर्मी चीफ। फील्ड मार्शल बनाने की क्या जरूरत थी, बादशाह ज्यादा बेहतर होता है। फिर उन्होंने यह भी बताया कि इमरान खान ने डील और मुज़ाकरात की चलने वाली खबरों को झूठ करार दिया है। उन्होंने आज मुल्क की खातिर एस्टेब्लिशमेंट को पहली बार दावत दी है कि आए और मुझसे बात करें मुल्क की खातिर। तो ये जनाब इमरान खान साहब के हवाले से चीजें थी। लेकिन एक चीज जो हमने नोट की वो ये कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वर्कर्स हैं या जो टिकट होल्डर्स हैं या जो MNAs हैं, MPAs हैं, ये बहुत बड़ी तादाद में आकर इमरान खान की बहनों के साथ खड़े हुए। माजी में हमने ये एक आधे मौके पर देखा था। एक दिन जब साइफर वाला केस हो रहा था और उसका फैसला आने वाला था तो तब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बड़ी तादाद में अदालत गई थी, लेकिन वो इससे 4 गुना कम थी। आज तो बहुत बड़ी तादाद में लोग जो है वो पहुंचे हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। रुकावटें भी नहीं थी, उनको परेशान भी नहीं किया गया, उन्हें आने भी दिया गया। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो क़यादत है वो अलीमा खान के साथ खड़ी हुई, इमरान खान साहब की बहनों के साथ खड़ी हुई अदालत के अंदर भी। और देखिए, जब अदालत के अंदर आप इतने सारे अरकान असम्बली, सेनेटर्स, कौमी असम्बली के मेंबर सब जाते हैं तो जज को इंसाफ करना पड़ता है, वरना जब आप जाएंगे ही नहीं तो जज को यह पता है कि सपोर्ट ही कोई नहीं है। यानी जज को डराता कौन है? एस्टेब्लिशमेंट डराती है। तो एस्टेब्लिशमेंट के मुकाबले में कोई दूसरी ताकत तो हो जो जज को सपोर्ट दे कि जनाब आप करें इंसाफ, हम आपके साथ खड़े हैं। तो जज को हौसला पैदा होता है। तो जजों को हौसला देने के लिए पार्लियामेंटेरियंस को जाना चाहिए असेंबली के अंदर, ताकि जजेस खुलकर वो फैसले करें जो इंसाफ पर मबनी हों।
देखिए, पाकिस्तान में निज़ाम इंसाफ जजेस बहुत अच्छे हैं, बहुत सारे जजेस बहुत अच्छे हैं, बीच में कंप्रोमाइज लोग भी हैं, लेकिन जो अच्छे जजेस हैं उनके ऊपर कितना दबाव होता है, उस दबाव को उतारने के लिए उन्हें सपोर्ट चाहिए होती है, उन्हें सपोर्ट चाहिए होती है पाकिस्तानियों की, उन्हें सपोर्ट चाहिए होती है निज़ाम की। तो लोग अगर जाकर खड़े हो जाएंगे तो उनके लिए आसान रहेगा इंसाफ करना, उन्हें इससे तकवीयत मिलती है, हौसला मिलता है। हालांकि इन चीज़ों की जरूरत नहीं होती जजों को, लेकिन पाकिस्तान जैसे मुआशरे में, पहले मैं ये समझता था कि नहीं होना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान जैसे मुआशरे में इन चीज़ों की ज़रूरत होती है। नाज़रीन, बैरिस्टर गौहर ने एक डाटा भी शेयर किया है इमरान खान साहब के हवाले से, और बैरिस्टर गौहर ये कहते हैं कि नवाज शरीफ और मरियम नवाज को जब सज़ा हुई तो पहली बार 71 दिन में इनकी जमानत हो गई, ये बाहर आ गए, और जब दूसरी मरतबा इनको सज़ा हुई तो 90 दिन में इनको जमानतें मिल गई और ये अपने अपने घर चले गए। लेकिन इमरान खान 2 साल से कैद है, ना उनको दिखाया जाता है ना सुनाया जाता है, दुनिया से छुपा कर उन्हें रखा गया है। तो अदालतों से दरखास्तें, इमरान खान की दरखास्तें जमानत पर समाअत करें, ये बैरिस्टर गौहर कह रहे हैं। तो बैरिस्टर गौहर साहब समझे ना कि नवाज शरीफ और मरियम नवाज ये जब जेल में डाले गए थे तो एस्टेब्लिशमेंट के साथ इनकी बातचीत बंद नहीं हुई थी, एस्टेब्लिशमेंट के साथ इन्होंने अपनी अलैग सलैग रखी हुई थी। इन्हें वो रास्ता आता है जहां से आप जेल से भी निकलते हैं और इक़्तिदार में भी जाते हैं। इमरान खान साहब ने वो डील का रास्ता इख्तियार नहीं किया, लिहाजा इमरान खान साहब एस्टेब्लिशमेंट का अताब भुगत रहे हैं। लेकिन अदालतें अगर इंसाफ दें तो इमरान खान साहब बाहर आ जाते हैं, या अगर अदालतें जो हैं वो प्रेशर लेना बंद कर दें या अदालतों के ऊपर से एस्टेब्लिशमेंट अपना दबाव हटा दे तो भी सूरत-ए-हाल बेहतर हो सकती है। अब नाज़रीन, एक और खबर है और ये बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है, और इसमें पूरे पाकिस्तान को जो है वो साइड लेनी चाहिए एमल वली खान की। मैं एमल वली खान के ऊपर बहुत तनकीद करता रहा हूं, लेकिन आज मैं उनके साथ खड़ा हूं। हुआ ये कि एमल वली खान की और जो चेयरमैन पीटीए हैं, इन दोनों के बीच में लड़ाई हो गई चर्च को लेकर। यानी चर्च के ऊपर ये दोनों लड़े हैं, एक सेनेटर है और सरबराह है एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के, और दूसरे जो हैं वो चेयरमैन है पीटीए के मेजर जनरल रिटायर हफीजुर रहमान साहब। इन दोनों के बीच में झड़प हुई, और हुआ ये कि जो मेजर जनरल रिटायर साहब हैं, यानी यहाँ पे रिटायर फौजियों को ओहदे दे दिए जाते हैं और मेरिट कोई होता नहीं है, जो फौजी रिटायर होता है उसे किसी ना किसी ओहदे पे लगा दिया जाता है, कहीं ना कहीं एडजस्ट कर दिया जाता है। तो इन्हें भी एडजस्ट किया गया पीटीए के अंदर, पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटीज में चेयरमैन बना दिया गया। इन्होंने जनाब एमल वली खान साहब को, कॉन्फिडेंस बहुत होता है ना इनमें, किसी को कुछ भी कह सकते हैं, ताकत बहुत है, सारी जिंदगी यूनिफॉर्म में ताकत रही, डंडा हाथ में है, रिटायरमेंट के बाद भी जब नौकरी मिल जाती है तो उन्हें लगता है ये भी सारा इदारा हाथ में है, तो वो अपनी ताकत के ऊपर बड़ा जोम होता है, तो हर बंदे को चलते फिरते जो मर्जी कर लेते हैं। तो यहां पे उन्होंने कहा जी मुझे भी चर्च का सिगरेट दें, ये एमल वली खान साहब पे उन्होंने तंज कर दी। अंदाजा करें आप ये कितनी घटिया हरकत है और कितनी नीच हरकत है कि आप एक सेनेटर को, जो एक पार्टी का सरबराह है, उसे आप ये कह रहे हैं कि मुझे भी चर्च का सिगरेट दो। कितना बड़ा एलिगेशन है आप जो उसके ऊपर लगा रहे हैं। अभी एक दिन पहले डीजीआईएसपीआर साहब का स्टेटमेंट मैंने आपको पढ़ के सुनाया था। डीजीआईएसपीआर ने क्या कहा था? उन्होंने कहा था जी पॉलिटिकल एलीट जो है या जो सियासी एलीट है वो करप्ट है, और ये कहा था तलबा को कि आप उनकी बातों में मत जाएं, हमारे साथ चलें, हम फौज आप में से हैं और आप फौज में से हैं। ये इस तरीके से उन्होंने बात की थी। तो इंतहाई अफसोसनाक है ना, आप सिविलियन क़यादत को इतना घटिया क्यों समझते हैं? आप सिविलियंस को इतना गया गुजरा क्यों समझते हैं? बेशक आप उन्हें कीड़े मकोड़े समझते हैं, लेकिन पब्लिकली तो आप ये ना कहें ना। इससे पहले बच्चों के सामने कह दिया जी पॉलिटिकल अशराफिया सारी करप्ट है, और अब जाके जनाब ये दूसरे साहब हैं, इन्होंने कह दिया जनाब कि मुझे भी चर्च वाला सिगरेट दो, उनको चर्सी होने का उनके ऊपर इल्जाम लगा दिया। तो क्या कभी किसी जर्नैल के ऊपर ऐसे सियासतदानों ने चर्सी भंगी होने का इल्जाम लगाया? वो तो अपनी हुदूद के अंदर रहते हैं, वो तो किसी सरकारी ऑफिसर को कोई हक नहीं पहुंचता कि वो उठ के अवामी क़यादत के ऊपर इस तरह उंगली उठाए और उनके ऊपर इल्जाम लगाए। डीजीआईएसपीआर ने जो तलबा के साथ कहा, और ये तलबा से ही खबर बाहर निकली है ना कि जनाब सियासी अशराफिया जो है वो करप्ट है, इसके ऊपर तो बाकायदा इंक्वायरी होनी चाहिए थी, सवाल पूछा जाना चाहिए था कि हाउ इज इट पॉसिबल। और ये बात असेंबली के अंदर अपोजिशन को उठानी चाहिए, पूछना चाहिए कि आपने कैसे कह दिया कि ये करप्ट है, आप कैसे कह सकते हैं, साबित करेंगे ये करप्ट हैं। तो ये अगर वो आपको कहेंगे आप करप्ट हैं तो फिर बहरहाल इसमें एमल वली खान साहब को शाबाश देनी चाहिए। और उन्होंने कहा कि आपको क्या तकलीफ है, भड़क उठे अहमद वली खान साहब, और अहमद वली खान साहब ने कहा कि एक सरकारी मुलाजिम मुझे कैसे कह सकता है कि तुम चर्च पीकर आए हो। एक सरकारी अफसर का यह अंदाज बिल्कुल काबिल कबूल नहीं है, आपको यह जुर्रत किसने दी कि ऐसे बात करें। तो फिर इसके बाद चेयरमैन पीटीए फौरी तौर पे जो है बैक फुट पे चले गए कि नहीं मुझसे गलती हो गई। मेरे ख्याल में सारी सियासी जमातों को और सबको, जितने भी
सिविलियंस हैं उन्हें चाहिए कि एमल वली खान साहब के मौक़िफ़ की तायीद करें, उनके साथ खड़े हों। 100 इख्तलाफ सही, लेकिन एक रिटायर्ड जर्नल खड़ा होकर सिर्फ अपने ताकत के जोम में एक रुकन को यह नहीं कह सकता कि मुझे भी चर्स वाला सिगरेट दो, ये नहीं कह सकता। ये ज्यादती है, ये गलत है। यहां पे एमल वली खान के साथ सबको खड़े होना चाहिए। बल्कि एक आधा ऑफिसर अगर आप ऐसे तब्दील करवा देंगे ना, इनको हटवा दें नौकरी से, क्या फर्क पड़ता है, दूसरा आ जाएगा, कोई और रिटायर फौजी आ जाएगा, इसको तो हटाएं यहां से। लेकिन जब ये हट जाएगा ना तो सबको कान हो जाएंगे कि आज के बाद इस तरह की घटिया हरकत नहीं करनी। तो ये बहुत गलत हरकत है जो की गई है, और मैं बहुत तनकीद करता रहा हूं एमल वली खान साहब की सियासत पे, लेकिन जहां मैं पूरी ताकत से उनके साथ खड़ा हूं इसलिए कि वो बात बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, यानी ऐसे कोई उनके साथ नहीं कर सकता, और ये ज्यादती है। नाज़रीन, एक और चीज़ है, पाक भारत जंग की वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का और जो अपोजिशन का एक इत्तेहाद है, जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान, उनका मौक़िफ़ सामने आया, जिसमें महमूद खान अचकज़ई साहब ने यह कहा कि पाक भारत जंग की वजह से हमने एहतजाज रोक दिया था, अब हमारी तहरीक आगे बढ़ेगी, जितना जल्दी हो मुल्क को वापस आइन और जमहूरियत पर ले आओ। ये उन्होंने वार्निंग दी है और तहरीक शुरू करने का ऐलान भी किया है। तो ये अब तक की खबरें हैं, चीज़ें मैंने आपके सामने रख दी हैं। कुछ चीज़ें अगले वीलॉग में शेयर करता हूँ, बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।